तो आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। और इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमने वासदाब और राउल्ट का नियम लिया है और इन दो टॉपिकों को इसमें पढ़ेंगे। ये हो सकेगा तो इसमें हम और जो टॉपिक होंगे इस वीडियो में पढ़ लेंगे। आई होप आपने लेक्चर नंबर 5 और 4 जो भी लेक्चर पीछे आपको अपलोड किए गए वो सभी लेक्चर्स आपने देखा होगा, फिर ये लेक्चर्स में आए हैं। यदि आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन लेक्चर को देख लें, क्योंकि बेहतर समझने के इसको पीछे के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं वासदाब और राउल्ट का नियम। टुडेस गोल में हम पढ़ने वाले हैं वासदाब वेपर प्रेशर क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, जो कि वासदाब पर आधारित है। इन दो नियम को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं एक एक करके, क्या इसमें चीजें हैं, हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं वाष्पदाब। वाष्पदाब, वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। तो वासदाब आज हम जानेंगे वो कि वासदाब कहते किसे हैं, क्या मतलब होता है वासदाब का मतलब होता है। तो भाई अब एग्जांपल में इसको समझते हैं कि वासदाब है क्या, फिर इसके बाद इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कोई पात्र है। हमने यहाँ पर एक इसमें बर्तन लिया है और इस बर्तन में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने बनाया है इसको इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें हमने वॉलेटाइल यानी जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जल में घुलनशील या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, उनको हमने इसमें डाला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें लिया है वाष्पशील कोई पदार्थ या जल लिया है और इसमें हमने कोई सब्सटेंस भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये लेने के पश्चात अब इसमें हमने क्या किया है कि नीचे से हमने हीट किया है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या कि कुछ कंडीशंस ऐसे इसमें कंडीशंस आएंगे कि इसमें होगा क्या कि ये जो होगा, जो द्रव है आपका, जो लिक्विड है, ये लिक्विड किसमें चेंज होने लगेगा, गैस में चेंज होने लगेगा। कुछ समय तक जब आप हीट करते रहेंगे तो हीट करने की वजह से जैसे भी आप इसमें टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर जैसे देंगे, तो जब आप इसमें टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर अप्लाई करने की वजह से जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे की ओर मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी। तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। तो जैसे जैसे हीट ऊपर की ओर जाएगा तो ये होगा क्या कि ये वाष्पित होने लगेगा और ये वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। ये कंडीशन तब का है जब ये कंडीशन खुला हुआ है, तो वाष्प क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ जाया करेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरी चीज को हमने यहाँ पर इस बर्तन को जो है उसको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो यहां से इस बर्तन को आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इस पे प्लेट लगा दिया और ये पूरा का पूरा जो बर्तन है आपका, ये ऊपर से ढक दिया गया है। हमने प्लेट के द्वारा इसको हमने क्या किया है, ढक दिया है। इस प्रकार से हमने इसको ढक दिया। अब ढकने के बाद होगा कि ये जो प्लेट से जो वाष्प के कण होंगे, जो आप इसमें जैसे जैसे इसमें करेंगे तो देखिए इसमें जो भी फोर्स हैं, ये चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं। इधर से इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से इस पे फोर्स लग रहा है। चारों ओर से इस पे क्या लगाए जा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगातार इस पे फोर्स लग रहा है। तो सभी जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बैलेंस्ड हैं। अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके क्या है, बैलेंस्ड है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हैं, क्योंकि चारों ओर से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर का फोर्स लग रहा है। लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बैलेंस्ड नहीं है। इस दिशा में फोर्स लग रहा है, नीचे की दिशा में फोर्स लग रहा है और इस दिशा में फोर्स लग रहा है। इसको तीन दिशाओं से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई भी बैलेंस नहीं, ना फोर्स लगने के कारण ये जो पार्टिकल है आपका, ये अनबैलेंस्ड पार्टिकल है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये सभी के सभी पार्टिकल्स वाटर के या जो भी सोल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, अनबैलेंस्ड पार्टिकल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड पार्टिकल। और ये अंदर वाले जितने भी पार्टिकल हैं ये सभी कैसे पार्टिकल है, बैलेंस्ड पार्टिकल है। बैलेंस्ड मतलब संतुलित पार्टिकल है, बैलेंस्ड पार्टिकल है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और वाष्प बनेगा, वाष्प बनता रहेगा, वाष्प बनता रहेगा, ज्यादा ढेर सारे अमाउंट में वाष्प बनता रहेगा। शुरू में पॉइंट आपको ये नोट करना है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पॉइंट जितने भी लिक्विड्स हैं, ये लिक्विड क्या होगा आपका, गैस में यानी वेपर में चेंज होता रहेगा, वाष्प में चेंज होता रहेगा। ये वेपर में क्या होता रहेगा, वाष्प में बदलता रहेगा, वाष्प। तो जैसे जैसे वाष्प में बदलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया और फिर वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर जो यहाँ पर कण वाष्प में गए थे वही कण क्या हो जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे।
उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इसमें इनके बीच में साम्यावस्था प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साम्यावस्था प्रकट हो जाएगी। और फिर ऐसे ये जो वाष्प के पार्टिकल हैं, इन वाष्प के पार्टिकल के द्वारा और जब इस द्रव के सतह पर लगाया जाएगा जो दाब, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। यानी निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर साम्य की अवस्था में वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें हमने दो बातें जानी यहाँ पर, पूरी की पूरी तरीके से हमने इसमें दो बात जो समझी हुई है कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी निश्चित ताप पर। यदि मैं वाष्प दाब की परिभाषा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि एक समय क्या होगा कि ये ऊपर वाली केवल वाष्प के रूप में बदलेंगे और वाष्प के बाद में फिर क्या होंगे, वाष्प वाले जो होंगे टकरा कर आपस से, और इसके ऊपर चूंकि ये बंद है तो बंद होने के कारण ऊपर तो कहीं उड़ सकते नहीं है, तो ये क्या होगा फिर दोबारा इसी लिक्विड में आ जाएगा। यानी वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं साथ में होने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा जो कि वहां पर क्या हो जाएगा, संघनन जो साम्य की अवस्था हो जाएगी। तो हम इसको परिभाषा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी ताप पर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं किसी ताप पर द्रव की सतह पर साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर साम्यावस्था हो जाएगी, यानी हम इसमें भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा, अगला पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो आपका संघनन की जो प्रक्रिया होगी वाष्प और संघनन की, इसमें एक चीज लिख सकते हैं कि वाष्पन और संघनन की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होंगी। इस बात को आप मेंशन कर लेंगे कि वाष्पन और संघनन दोनों विपरीत क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, यानी एक तरफ क्या हो रहा है कि वाष्पन भी हो रहा है, यानी द्रव से वाष्प का बनना वाष्पन कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। और फिर ये वाष्प क्या होगा, एक समय में शुरू में जब फर्स्ट पॉइंट होगा तो केवल क्या होगी, वाष्पन की ही क्रिया होगी, इसमें संघनन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वाष्प के यहाँ कंसंट्रेशन क्या होंगे, कम होंगे। और जब यहाँ पर वाष्प के कंसंट्रेशन अधिक हो जाएंगे तो यानी इसकी अधिकता हो जाने पर संघनन की क्रिया भी होने लगेगी। तो शुरू में पहला पॉइंट ये करेंगे कि पहले में क्या होगा कि सिर्फ वाष्पन होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब ये वाष्प के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वाष्प जो होगा वो संघनन भी होने लगेगा, यानी वाष्प जो होगा वो द्रव में भी परिवर्तित होने लगेगा। तो इस चीज को हमने मेंशन किया है कि वाष्पन और संघनन दोनों विपरीत क्रियाएं साथ साथ होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट ये है प्रारंभ में केवल वाष्पन की वेग दर अधिक होती है, यानी प्रारंभ जो होगा तो प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाष्पन होगा। तत्पश्चात कुछ समय बाद इसमें क्या होगा, संघनन और वाष्पन में एक यानी रेट ऑफ, हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ये बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इसको हम कहते हैं वाष्पन। जो वाष्पन की क्रिया होगी, जो वाष्पन की दर होगी वो संघनन की दर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, यानी कहते हैं क्या, हम कहते हैं आपका वाष्पदाब कहते हैं। तो ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा जो कि वो इक्विलिब्रियम होगा, वो साम्य की अवस्था होगी। वो अवस्था कौन सी होगी, साम्य की अवस्था होगी, साम्य की अवस्था।
ठीक है, यानी वो साम्य अवस्था में होगी, तब वो कंडीशन क्या कहलाएगा, साम्य की अवस्था कहलाएगा। यानी इसका द्रव का वाष्प बनना और वाष्प से द्रव का बनना, तो द्रव से वाष्प का बनना क्या हो जाता है आपका, वाष्पन हो जाता है, और वाष्प से द्रव का बनना क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। और ये जब दोनों क्रियाएं क्या हो जाती हैं, सब साम्य हो जाती है, यानी जितना ये पार्टिकल द्रव है वो वाष्प में बदल रहा है, उतना ही वाष्प किसमें बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो इसे हम कहते हैं साम्य की अवस्था कहते हैं। और साम्य की अवस्था में इस वाष्प के कण के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये चीजें आपको हमें लग रहा है क्लियर हो गए। और इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाष्प दाब को इफेक्टिंग करते हैं, तो इसको आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें दो कारक हैं, एक तो पहला इसमें कारक हो जाता है द्रव की प्रकृति हो जाती है। पहला क्या हो जाता है, द्रव की प्रकृति, यानी द्रव की प्रकृति में हम क्या कह सकते हैं कि द्रव जो आपने यहाँ पर लिया है, यदि द्रव की प्रकृति के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ वाष्पन होगा इसका। फिर दूसरा चीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल जो है आपस में बहुत कमजोरी के साथ पकड़े हुए हैं, जो हम कह सकते हैं कि जैसे ईथर होता है और एल्कोहल होता है, इन सभी चीजों में द्रव की प्रकृति हो गया। और दूसरी आपकी हो जाती है ताप। यदि आप इसमें क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप को जैसे बढ़ाएंगे तैसे वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है। ठीक है, वाष्पन की दर भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया हमने इसमें कहा। तो किसी ताप पर द्रव की सतह, किसी ताप पर द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। चलिए इसको लिख लेंगे, वेपर प्रेशर कहते हैं इसको। फिर आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें द्रव विलयनों का वाष्प दाब किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, पहले टॉपिक में पढ़ा है, पहले लेक्चर में पढ़ा है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक आपका सोल्यूट होता है, सोल्यूट मतलब विलेय, क्या होता है, विलेय होता है। और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जिसको हम विलायक कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, आपके लिक्विड स्टेट में है। मान लेते हैं दोनों क्या है, आपके लिक्विड स्टेट में है। तो इसमें आपका करेंगे क्या कि बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। अब इसमें मान लेते हैं कोई एक कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिया है आपने, कोई कंपोनेंट लिया है, इसमें विलेय और विलायक दोनों चीजें इसमें क्या है, दी हुई हैं। तो इनके जो विलेय, मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी है। तो ए और बी का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसको हम पी ए से कह सकते हैं, या पी ए और पी बी से कह सकते हैं। तो इसमें एक हम बात को यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपका जो पी ए होगा सोल्यूट का, यानी पी बी बराबर होगा, पी बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो 0 मतलब जो आंशिक वाष्प दाब हो जाए, जहां पर ये क्या है, पी ए पी बी विलेय ए का आंशिक वाष्प दाब है, विलेय ए का क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, और पी ए क्या है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब। अब आपको ये बात समझना चाहिए कि जो वाष्प दाब है पी नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका दोनों जो है वाष्पीकरण, इन दोनों का, विलेय और विलायक का दोनों का वाष्पीकरण क्या होगा, क्योंकि विलेय भी द्रव है और विलायक भी क्या है, द्रव है, और दोनों भी वाष्पशील है। तो यहाँ पर जो कह रहा है पीबी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 और पी ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो इनका वाष्प दाब, ये वेपर होंगे, ये वाष्पित होंगे, क्या होंगे, ये वाष्पित होंगे, और ये भी क्या होगा, वाष्पित होगा, यानी दोनों का वाष्पन होगा, ये वाष्पित होंगे, वेपर फॉर्म करेंगे, वेपर फॉर्म्ड, और यहां पर भी क्या होगा, वेपर फॉर्म्ड होगा। तो इसमें ये नियम है कि राउल्ट का नियम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और जो बी है, ए और बी है, दोनों का जो, यानी विलेय और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाबों का जो कुल योग होगा वो विलयन के वाष्प दाबों योग के बराबर होगा। यानी इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो आपका पी टी होगा वो इक्वल टू होगा पी ए और प्लस पी बी के बराबर होगा। यानी विलेय और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो कुल विलयन के कुल वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का योग
योग जो होगा वो विलयन के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा या कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। ये चीजें हैं, तो इसको आप क्या कर लिख देंगे। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। बाइनरी टर्सरी सोल्यूशन हमने पढ़ा है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब होता है कि जीरो नहीं होगा, यानी ये वाष्पित होगा कुछ ना कुछ अमाउंट में, ये वाष्पित होगा दोनों होगा। और ये पी और पीबी मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए राउल्ट का नियम देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। इसमें कह रहा है राउल्ट नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से जानना चाहें तो आप इस बात को ये जान सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई क्या है, आपने कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में आपने दो चीजें घोला है। इसमें आपका दो कंपोनेंट है, एक आपका विलेय है और एक आपका विलायक है। ए है और दूसरा क्या है आपका बी है। तो ए और जो बी यहाँ पर लिया है, इन दोनों का कह रहा है कि निश्चित ताप पर बेड में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, किसी भी वाष्पशील अवयवी घटक, चाहे ए हो चाहे बी हो, घटक का जो वाष्प दाब होगा यानी पी होगा, वो उस अवयवी घटक मोल अंश मतलब कहते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इस चीज को हम पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक एक करके इसमें शुरू करते हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है कि माना अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, यहां पर हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि माना वाष्पशील अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, जो अवयवी घटक ए का जो माना वाष्पशील अवयवी घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो आपका क्या है, आपको इसमें दिया हुआ है पी ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, या दाब कह सकते हो, वाष्प दाब कह सकते हो, जो क्या दिया हुआ है पी ए दिया हुआ है। फिर इसमें बी का ले लेते हैं, तो वाष्पशील अवयवी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर कितना है, पी बी है। ठीक है, इसका एक का वाष्पशील का आंशिक वाष्पशील का अवयवी घटक क्या है, पी ए है, और बी का आंशिक वाष्प दाब का है पी बी है। अब इसमें कह रहा है कि कंपाउंड, इसमें अब ये नियम लगाएंगे। इसमें कह रहा है किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के क्या होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आप सिंपल तरीके से इसको आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे कंपोनेंट ए, यहाँ पर लिख सकते हैं कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या काई ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। यानी ए का क्या होता है, इसमें कह रहा है ना कि मोल अंश के समानुपाती होता है, तो ये मोल अंश के क्या है आपका समानुपाती है। जो कंपोनेंट ए है वो आपका मोल अंश के क्या है, ये समानुपाती हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कंपोनेंट बी का पहले मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, कंपोनेंट काई बी। तो काई बी का क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए और प्लस एन बी। हमने इसको कंसंट्रेशन वाले टर्म में पढ़ा है। तो मोल फ्रैक्शन ए और बी का हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन लिख दिया। अब इसको हम राउल्ट का नियम इसमें लगाएंगे। तो राउल्ट का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं राउल्ट नियम से। तो राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट लॉ अभी हमने पढ़ा है। क्या उसमें पढ़ा है कि यहाँ पर हो सकता है जो आपका पहला यहाँ पर इसमें नियम लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, मान लीजिए इसमें लिख देते हैं पी ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पी ए। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है अवयवी घटक के मोल अंश के। यानी यहाँ पर हम अवयवी घटक के यानी एक्स ए के हम क्या कर देंगे, काई ए, जिसको हम कह सकते हैं ना काई ए के क्या होता है, इसको काई का सिंबल बना देंगे। काई ए का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। फिर यहाँ पर इसको अब इसको आप सही करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू लगेगा, और यहां से जब आपका रेसिप्रोकल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा पी नॉट ए इनटू काई ए हो जाएगा। ठीक है, और पी नॉट ए जो आपका है वो आंशिक वाष्प दाब में इस प्रकार से आता है। ये शुद्ध अवस्था में है, ये आपका आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है,
फिर ये Pa का निकाल लिया हमने, यहाँ पर क्या करेंगे Pb का निकालेंगे, तो Pb का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, Pb रेसिप्रोकल। राउल्ट का नियम जब हम आपको B के लिए लगाएंगे तो Pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई B हो जाएगा। फिर यहां से आप क्या करेंगे, Pb इक्वल टू, जैसे यहाँ पर आपका रेसिप्रोकल का चिन्ह हटेगा, वहां पर क्या लग जाएगा, P नॉट और B लिख जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, काई B हो जाएगा। ठीक है, ये इतना करने के बाद इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं इसको, समीकरण 2। अब आप जानते हैं यहाँ पर कुल वाष्प दाब बराबर कितना हो जाएगा, यानी A और B दोनों का जब वाष्प दाब आप जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, तो वो कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल वाष्प दाब, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा उसको हम कह सकते हैं Pt। तो Pt इक्वल टू जो आपका होगा, Pt इक्वल टू हो जाएगा Pa प्लस Pb, यानी विलेय और विलायक दोनों के जो हो जाएंगे घटकों के वाष्प दाब वाला, आप इसमें कुल वाष्प दाब का फार्मूला लगाएंगे। तो Pa बराबर यहाँ पर देखिए कितना है, इस मान को इसमें पुटअप करेंगे। Pa कितना दिया हुआ है, Pa इक्वल टू दिया है P नॉट A इंटू काई A और प्लस, दिख रहा होगा आपको, और ये Pb बराबर क्या दिया हुआ है इसमें, Pb बराबर इसमें दिया हुआ है आपका P नॉट B इंटू काई B, इतना आपको दिया हुआ है इसमें। चलिए इतना आप इसको करेंगे, इसको करने के बाद इसमें क्या करते हैं, अगला लिखते हैं। हम जानते हैं, ये क्या जानते हैं इसमें हम, ये हम जानते हैं कि काई A प्लस काई B, काई A प्लस काई B नो दैट, हम जानते हैं, इसे यहां पर लिख सकते हैं आप B नो दैट, ये कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है, यानी काई A प्लस काई B बराबर 1 होता है। यानी किसी भी विलयन में जो उसमें विलेय और विलायक का जो मूल प्रभाज का योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हमने आपको पिछले बार उसमें लेक्चर में बताया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप आगे करना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं आप काई B, काई, इसमें आपको जो पहला लिखेंगे तो काई A इक्वल टू कितना हो जाएगा, काई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये उधर जाएगा काई B, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए 4, क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लीजिए 3 और इसको समीकरण मान लीजिए 4। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो समीकरण 3 का, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देंगे, फिर इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा रखने पर। तो जैसे इसको आप रखेंगे इस पूरे का पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो समीकरण आपका 4 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, Pt। तो Pt इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए, Pt इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, P नॉट A इंटू काई A और प्लस P नॉट B इंटू काई B। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका XA का जो मान है, यानी काई A का जो मान है, इसमें उठाकर आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो P नॉट A और ये काई A इक्वल टू 1 माइनस XB है, यानी 1 माइनस काई B है, तो 1 माइनस काई B और प्लस क्या लिख देंगे, P नॉट B इंटू काई B। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस, इसको आप अंदर गुणा कराएंगे तो P नॉट A माइनस ये हो जाएगा P नॉट A काई B और प्लस P नॉट B और काई B। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें आपको इन सभी दोनों पदों में आपको दिख रहा है कि काई B क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, काई B को आप कॉमन ले लेंगे, जैसे आप काई B को कॉमन लेंगे वैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें लिख देते हैं P नॉट B, पहले जो बड़ा वाला है उसको आप लिखेंगे P नॉट B माइनस P नॉट A, ये बच जाता है, और ये प्लस बाहर लिख देंगे P नॉट A। इस प्रकार से आप इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका Pt इक्वल टू, ये जो आपका राउल्ट का नियम निकल आएगा, यहाँ पर हम इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, एक तरीके से आप प्रूव कर दें। अब एक बार पूरी कहानी को आप समझ लेंगे किस प्रकार से हमने इसको किया। ये इक्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो पहले इसको समझेंगे, इसमें क्या है कि किसी निश्चित ताप पर बेलन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। आंशिक वाष्प दाब में आपका कोई भी घटक जो A है उसका जो आंशिक वाष्प दाब है
हाँ, वो मोल प्रभाज के क्या है, समानुपाती हो, तो काई ए के क्या है यहाँ पर समानुपाती है। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको मैं निकाला, कंपोनेंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको मान लिया कि वास्तविक लघुवी घटक ए का आंशिक वास्तव पी है और वास्तविक लघुवी घटक बी का आंशिक वास्तव पी बी है। तो हमने काई ए और काई बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, क्योंकि इसमें कह रहा है मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने निकालने के बाद इसको क्या कर दिया, पीए और पीबी का दोनों का इक्वेशन हमने इस प्रकार से निकाल दिया। फिर कुल वाष्प दाब बराबर हम जानते हैं पीटी इक्वल टू पीए प्लस बी, और पीए यहाँ पर ये पीए का दिया हुआ है और ये वाला आपको दिया है पीबी का दिया है, दोनों का मान उठाकर यहाँ पर रख लिए। तो रखने के बाद आपका ये आया, फिर उसमें हम जानते हैं बीनो दर जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, एक होता है। तो काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो ये बी हो जाएगा उस तरफ जाएगा, तो काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये समीकरण इसको 4 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 4 में आप समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखेंगे, और मान रखेंगे तो पूरा का पूरा ये आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि काई ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी रखे हैं, मतलब काई बी रखे हैं, 1 माइनस काई बी रख दिए हैं, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए हो गया इंटू काई बी हो गया, प्लस क्या कर दिया हमने पी नॉट बी इंटू काई बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पी टी इक्वल टू काई बी इंटू काई बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए ये प्रूव होगा। अब इसमें कौन सा क्या चीज है इसको हम लिख देते हैं, इसको आप पहले क्या करेंगे, इसको आप नोट करिए। चलिए इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन किस चीज को मैंने क्या माना है। तो यहाँ पर जो आपका पीटी है यहाँ पर लिख दें, जहां में यहाँ लिख देते हैं, जहां पर पीटी बराबर जो आपका विलयन का कुल वाष्प दाब है, क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब आपका, जो इसमें पी नॉट बी दिया हुआ है और माइनस पी नॉट ए दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है। ठीक है, तो पी नॉट ए घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब, और पी नॉट बी घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिया हुआ, और काई बी और इसमें मोल फ्रैक्शन तो आप जानते हैं किस प्रकार से इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये जहां करके आप इसको ऊपर नीचे लिख देंगे। तो ये चीजें आपको, जो भी राउल्ट का नियम है, इसमें सिंपल तरीके से आपका ये फार्मूला है, इस नियम को आपको याद रखना है, और कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में तो इतना तो आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपको नियम और ये वाला जो फार्मूला है लास्ट में आपको इसको याद रखना है, ये राउल्ट का नियम है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को आप बार बार आप पीछे करके इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी, और आगे अगले जो चैप्टर्स होंगे, यानी जो अगला हमारा इसमें लेक्चर आने वाले हैं, उस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आदर्श और आदर्श विलयन के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने जो भी यहाँ तक था हमने इसमें बात कर लिया है, और अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए। थैंक यू।